सुप्रभात बच्चों, प्रार्थना करो हम। या कुंते तो सार हार धवला, या शुभ्रवस्त्रावृता, या वीणावरदण्डमण्डितकरा, या श्वेतपद्मासना, या ब्रह्माच्युतशङ्करैः प्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता, सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्याम्बः। हम लोगों ने हिंदी गद्य साहित्य के इतिहास को पढ़ा, थोड़ा सा उसके भूमिका के बारे में जाना, या पद्य साहित्य के इतिहास को भी जानते हैं। अर्थात पद्य साहित्य का इतिहास किसे कहते हैं? लय युक्त, जो लय युक्त हो, जिसमें सौंदर्यता हो, जब विचारों का आदान प्रदान हृदयगत भावों से होता है, उसे पद्य कहते हैं। अर्थात जब मस्तिष्क की अपेक्षा, मन की अपेक्षा हृदयगत भावों से मेरा विचार उद्गाहित होता है, विचार प्रकट होता है, उसे हम पद्य साहित्य का इतिहास कहते हैं। अर्थात सौंदर्य का आनंद जिससे प्राप्त किया जाता है, जब जिसके द्वारा सौंदर्य का आनंद प्राप्त किया जाए, वही पद्य साहित्य का इतिहास है। जो लय मुक्त हो, जिसमें लय हो, जिसमें छंद अलंकार परिपूर्ण रूप में हो, वही पद्य साहित्य का इतिहास है। अर्थात जब मेरे मन की अपेक्षा हृदयगत भावों से विचार ज़्यादातर उत्पन्न होता, अर्थात मेरे हृदय से जो विचार उत्पन्न हो, हृदय से जो भावनाएं उत्पन्न हो, वही पद्य साहित्य का इतिहास है। और पद्य साहित्य का इतिहास के कई तत्व होते हैं। इसमें भाव सौंदर्य होता है, भाव, नाद, विचार और प्रस्तुत, अर्थात कई तरह के भाव होते हैं, कई तरह के विचार होते हैं, कई तरह के नाद होते हैं, और कुछ योजनाएं भी होती है अपने हृदयगत भावों को प्रकट करने का। तो हम देखते हैं भाव क्या है। अर्थात जब मन में प्रेम, क्रोध, हर्ष, उल्लास जैसे भाव जब उत्पन्न हो, उसे भाव सौंदर्य कहते हैं। पद्य साहित्य में भाव सौंदर्य किसे कहते हैं? जब प्रेम, क्रोध और हर्ष, उल्लास, करुणा आदि भाव का उत्पन्न हो, उसे भाव सौंदर्य कहते हैं। इसमें श्रृंगार, वीर, हास्य, करुण, रौद्र, शांत, भयानक अर्थात रस होते हैं, सभी रस होते हैं भाव सौंदर्य को उत्पन्न करने के लिए। फिर होता है विचार। जब विचारों की गरिमा से काव्य को प्रेरणा मिलती है, अर्थात जब मेरे विचार में ऐसे उत्पन्न हो तो काव्य के प्रति मेरे मन में प्रेरणा उत्पन्न हो, वही विचार सौंदर्य है। इसमें जैसे सत्य, हिंसा आदि कई प्रकार के चित्रण हमारे मन में उत्पन्न होते हैं, वही विचार सौंदर्य है। फिर नाद सौंदर्य, जब काव्य छंदोबद्ध हो, जब काव्य छंद से बधा हो, अर्थात जिस काव्य में छंद परिपूर्ण अवस्था में हो, उसे हम नाद काव्य कहते हैं, अर्थात सौंदर्य को व्यक्त करता है। जब काव्य छंदोबद्ध रचना होने के कारण अपने नाद सौंदर्य को उत्पन्न करता है, वही नाद सौंदर्य काव्य है। अर्थात इसमें गति और प्रवाह सम्मिश्रण रहता है, इसमें गति और प्रवाह पूरी तरह सम्मिश्रण रहता है। अब उसके बाद प्रस्तुत योजना आता है। काव्य रचना में कवि अपने भावों को अधिक मर्मस्पर्शी अर्थात अधिक हृदयग्राही बनाने के लिए उपमान तथा अप्रस्तुत योजना का सहारा लेता है, उसे अप्रस्तुत काव्य कहते हैं। फिर आगे हम देखते हैं कि काव्य के भेद। काव्य मुख्यतः दो प्रकार के हैं, श्रव्य काव्य और दृश्य काव्य। पद्य साहित्य के इतिहास को हमने देखा, पद्य साहित्य के इतिहास को ही काव्य कहते हैं। काव्य दो प्रकार के होते हैं, श्रव्य काव्य और दृश्य काव्य। जिस काव्य का आनंद हम सुनकर प्राप्त करते हैं, जिस काव्य की आनंद मुझे सुनकर हो जाती है, वही श्रव्य काव्य है। श्रव्य काव्य के दो भाग होते हैं, प्रबंध और मुक्तक। अर्थात जब मेरे मन में
आनंद, जो मेरे मन में आनंद उत्पन्न होती है वह दो प्रकार से होती है, प्रबंध और मुक्तक, अर्थात दो प्रकार के काव्य होते हैं। जब मेरे मन में आनंद सुनकर प्राप्त होती है उसे श्रव्य काव्य कहते हैं, और श्रव्य काव्य दो प्रकार के हैं, प्रबंध और मुक्तक। प्रबंध काव्य किसे कहते हैं हम आगे देखते हैं। हमने देखा कि लयबद्ध, छंदबद्ध और हृदयगत भावों से जो विचार उत्पन्न होता है उसे पद्य कहते हैं, काव्य कहते हैं। काव्य दो प्रकार के हैं, श्रव्य और दृश्य। हम सबसे पहले श्रव्य को पढ़ते हैं कि श्रव्य काव्य किसे कहते हैं, अर्थात जब जिस काव्य का आनंद हम सुनकर प्राप्त करते हैं उसे श्रव्य काव्य कहते हैं। श्रव्य काव्य दो प्रकार के होते हैं, प्रबंध और मुक्तक काव्य। प्रबंध काव्य के अंतर्गत हम अब सबसे पहले देखते हैं कि प्रबंध काव्य कहते किसे हैं, अर्थात प्रबंध काव्य के अंतर्गत महाकाव्य, खंड काव्य और आख्यान गीतियाँ आती है। आख्यान गीतियाँ आती है जिसमें महाकाव्य आते हैं, खंड काव्य आते हैं, आख्यान गीतियाँ आती है, यही प्रबंध काव्य है। प्रबंध काव्य के अंतर्गत महाकाव्य, खंड काव्य, गीतियाँ आती, आख्यान गीतियाँ आती हैं, इसे प्रबंध काव्य यही हैं। तो महाकाव्य किसे कहते हैं, जब प्राचीन विद्वानों के अनुसार जिस काव्य में संपूर्ण जीवन के घटनाक्रम का चित्रण किया जाता है। महाकाव्य के अंतर्गत विद्वानों का ये मत था कि जीवन के संपूर्ण घटना का जिसमें वर्णन किया जाए, जिस घटना को प्रस्तुत किया जाए उसे महाकाव्य कहा जाता है। यह इतिहास प्रसिद्ध होती है, महाकाव्य इतिहास प्रसिद्ध होता है। इसका नायक उदात्त चरित्र वाला होता है, अर्थात उदात्त और महान चरित्र वाला होता है। इसके नायक उदात्त और महान चरित्र वाले होते हैं, और महाकाव्य में वीर श्रृंगार और शांत रस मुख्यतः होता है। अर्थात जो काव्य इतिहास प्रसिद्ध होता है, इतिहास पर आश्रित होता है, और जिस काव्य का घटनाक्रम पर पूरी तरह होता है था, संपूर्ण घटनाक्रम का जहाँ पर व्याख्यान होता है उसे महाकाव्य कहते हैं। इसका नायक महान और उदात्त होता है। इसमें वीर श्रृंगार और शांत रस होते हैं, वीर श्रृंगार और शांत रस होते हैं, और सभी मुख्य होते हैं, और सभी रस गौण होते हैं। अर्थात जिसकी गणना कम होती है वो गौड़ होते हैं, अर्थात तीन रसों के अलावा सभी रस गौड़ होते हैं। अब हम देखते हैं कि खंड काव्य, जिस काव्य में जीवन के व्यापक चित्रण के स्थान पर उसके थोड़े से भाग को लेकर, थोड़े से पक्ष को लेकर घटना का चित्रण किया जाता है उसे खंड काव्य कहते हैं। महाकाव्य में कम से कम 8 सर्ग होते हैं, लेकिन खंड काव्य में किसी एक घटना के का चित्रण किया जाता है उसे खंड काव्य कहते हैं। अर्थात संक्षिप्त रूप होने के बाद ही यह महाकाव्य का लघु रूप होता है खंड काव्य। महाकाव्य विशाल रूप होता है और खंड काव्य लघु रूप होता है। अर्थात महाकाव्य कभी सर्गों में होता है, तो इसमें होता है जिस काव्य में जीवन के व्यापक चित्रण की अपेक्षा थोड़े से भाग का, थोड़े से पक्ष का, थोड़े से घटना का संक्षिप्त वर्णन किया जाए उसे ही खंड काव्य कहते हैं। खंड काव्य में पूर्णता होती है, अर्थात काव्य अपने आप में पूर्ण होता है। एक ही अंक में, एक ही काव्य में, एक ही खंड में पूरा काव्य परिपूर्ण हो जाता है। वहीं क्या है, वहीं खंड काव्य है। खंड काव्य में जैसे पंचवटी, जयद्रथ, नहुस जो नाटक है, सुदामा चरित्र, गंगावतार, हल्दी घाटी जैसे प्रसिद्ध खंड काव्य आते हैं। और महाकाव्य के अंतर्गत रामचरितमानस, पद्मावत, प्रेम प्रवास, साकेत, कामायनी, उर्वशी जैसे महाकाव्य आते हैं, जिसमें जो घटना इतिहास प्रसिद्ध होती हैं और संपूर्ण जीवन के घटनाक्रम का जिसमें चित्रण किया जाए वही महाकाव्य है। महाकाव्य में वीर श्रृंगार और शांतरस मुख्यतः होते हैं और रस गौण होते हैं। इसमें कम से कम 8 सर्ग होते हैं।
और कौन कौन से महाकाव्य है? रामचरितमानस, पद्मावत, प्रिय प्रवास, कामायनी और उर्वशी जैसे महाकाव्य इसमें आते हैं। और खंड काव्य जब जीवन के व्यापक चित्रण के अपेक्षा संक्षेप चित्रण किया जाए उसे हम खंड काव्य कहते हैं। अर्थात जब महाकाव्य का लघु रूप छोटे आकार में प्रस्तुत किया जाए उसे हम खंड काव्य कहते हैं। खंड काव्य के अंतर्गत पंचवटी, जयद्रथवत, प्रिय प्रवास, नहुस, सुदामा चरित, गंगावतार जैसे खंड का प्रयोग किए जाते हैं। अब आख्यान आती है, आख्यान गीतियाँ महाकाव्य खंड काव्य से भिन्न पद्यबद्ध कथाएं होती है। अर्थात आख्यान गीतिया में महाकाव्य से भिन्न हो और खंड काव्य से भी भिन्न हो उसे आख्यान गीतिया कहती है। इसमें क्या होती हैं? वीरता, साहस, पराक्रम और बलिदान जैसे करुणा का भाव प्रकट होता है। यह इसमें के अंतर्गत जैसे झांसी की रानी और रंग में भंग, विकट भट जैसे आख्यान गीतियाँ आती हैं। अर्थात ये प्रबंध काव्य हैं। अब मुक्तक काव्य प्रकृति और महाकाव्य खंड काव्य से भिन्न होती हैं। मुक्तक काव्य महाकाव्य और खंड काव्य से भिन्न होती हैं। इसमें एक अनुभूत, एक भाव, एक कल्पना का चित्रण होता है। मुक्तक काव्य महाकाव्य और खंड काव्य की अपेक्षा भिन्न होती हैं। इसमें क्या होता है? इसमें एक भाव या कल्पना का चित्रण होता है। इसमें महाकाव्य या खंड काव्य जैसी धारावाहिक नहीं होती है। इसका वर्णन विषय अपने पूर्ण होता है। अर्थात जिस अंक में आरंभ होता है उसी अंक में समाप्त भी हो जाता है। यही क्या है? मुक्तक का अर्थात प्रत्येक छंद स्वतंत्र होता है। मुक्तक काव्य में प्रत्येक छंद स्वतंत्र होता है। एक श्लोक, एक दोहा में भी उसका पूरी तरह अर्थ स्पष्ट होता है। वही मुक्तक काव्य है। यह गेय मुक्तक है। इस गीत या प्रगीत काव्य भी होते हैं जैसे आत्मव्यक्त सौंदर्यमयी होते हैं। यही प्रबंध काव्य है। हमने देखा कि श्रव्य काव्य दो प्रकार के होते हैं। जब हम काव्य का आनंद सुनकर प्राप्त करते हैं उसे श्रव्य काव्य कहते हैं। प्रबंध एवं मुक्तक दो प्रकार के होते हैं। प्रबंध काव्य के अंतर्गत महाकाव्य खंडकार आख्यान गीतियाँ आती है और मुक्तक काव्य के अंतर्गत छोटी कल्पनाएँ आती है। अर्थात जो अपने आप में छोटे आकार में हो, जो पूरी तरह अर्थ परिपूर्ण हो, उसे मुक्तक काव्य कहते हैं। आगे दृश्य काल कल हम देखेंगे।